प्यारे बच्चों, हम लोग LCR सीरीज सर्किट के बारे में स्टडी कर रहे थे। काफ़ी कुछ हो भी गया था। मैंने बताया था कि जो है जब हम AC वोल्टेज लगाते हैं तो जो रिजल्टिंग करंट होती है वो किस तरह से टाइम के साथ वेरी करती है और वोल्टेज और करंट वोल्टेज के साथ उसका क्या फेज डिफरेंस होता है, और डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स, उसमें करंट के साथ जो करंट की वजह से जो वोल्टेज डेवलप होती है वो किस तरह से फेज में होती है, लीड करती है या लैग करती है। तो ठीक है, उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हुए कुछ स्पेशल केस लेंगे। जनरली इसमें 3 स्पेशल केस होते हैं, 2 को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तीसरा भी बाकी है। तो मैं ठीक है उसको मैं सर्किट को बना रहा हूँ फिर से। पहले हम L बनाते हैं, इसके बाद हम C बनाते हैं, इसके बाद हम R बनाते हैं। ये हमारा है वोल्टेज सोर्स। ये हमारा है L, C एंड R। और जो वोल्टेज था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी था। इसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस हुआ था, साइनल करंट जो था, करंट प्रोड्यूस हुआ था। वो जो करंट का रिलेशन निकल कर आया था, I वाज साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ये निकल करके आया था। जहां पर हमने आई की जो वैल्यू थी ये V नॉट अपॉन Z, और जो V नॉट था, Z था, ये इम्पीडेंस के टर्म में, यानी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर था। या ये भी हो सकता था कि I0 या I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z इज इक्वल टू V नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये दोनों था। Z का नाम था इम्पीडेंस। इम्पीडेंस एक्चुअली ये जिस तरह से DC सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से AC सर्किट में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन इसका नाम होता है इम्पीडेंस, बिकॉज इट इम्पीड्स द AC करंट। तो इस तरह से निकल करके रिलेशन आया था। 2 केस थे इसमें, 3 केस थे उसमें, जो 3 केसेस थे। इसमें केस नंबर 1 था व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC या XL इज ग्रेटर देन XC। तो उस केस में क्या था, फेजर डायग्राम भी देखा था आपने। फेजर डायग्राम उसका ऐसे था, ये था VR और ये था हमारा VC और ये था हमारा VL, और ये जो निकल कर आया है, जो वैल्यू निकल करके आई है, ये है VL माइनस VC। और ये हमारी जो वैल्यू है V है, RMS वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से निकल करके आया था। तो ये देखा था आपने, ये एंगल फाई था, ये एंगल फाई था। इस केस में देखिए जो रिजल्टेंट वोल्टेज है VL VC से ज्यादा है या XL XC से ज्यादा है। और XL XC की वैल्यू भी आपने पढ़ लिया था कि जो VL था ये था I इंटू XL, VC जो था I इंटू XC था, और VR जो था I इंटू R था। अब R की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ले सके तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर जाएगी VL की, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो VC के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगी। अगर हम इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, एम्पलीट्यूड लेंगे, तो इसका भी रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगी। चलिए ठीक है, तो इसको ये हो गया, ये हो चुका। पहले मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। इसमें देखा आपने जो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से भी क्या कर रही है, ये करंट से लीड, यानी करंट से 5 डिग्री पे लीड कर रही है। इसमें जो वोल्टेज का इक्वेशन था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट है क्या है, 5 डिग्री पीछे है। तो इस केस में जो I होगा
आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 होगा, -5 होगा। और फाई की वैल्यू हम निकाले थे, फाई की वैल्यू भी निकाले थे कि tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R था, जहां पर XL और XC इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसी तरह से एक दूसरा केस था कि जब हमारा VC VL से ज्यादा था, या इसको कह सकते हैं XC XL से ज्यादा था। तो उस केस में क्या था, हमारा जो फेजर डायग्राम था ये VR है, और ये हमारा था ये VL था, और ये हमारा है VC, और ये हमारी है VC माइनस VL है। तो इस केस में जो हमारा इम्पीडेंस जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकल करके आई थी, ये थी 5 डिग्री थी। अब आपने देखा जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज हमारी है V है, ये जो V है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये इस साइड में करंट भी था, इस साइड में करंट भी था, करंट से 90 डिग्री पे लैग कर रही है, यानी करंट लीड कर रही है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि I विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी +5 हो जाएगा, क्योंकि करंट 5 डिग्री पर आगे है, यानी वोल्टेज पीछे है। तो इस तरह से जो आपने देखा था डिफरेंट केसेस थे। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि उस केस में क्या होगा, भाई देखा आपने कि एक बार XL XC से ज्यादा है, एक बार XC XL से ज्यादा है। तो तीसरा केस हो सकता है कि ऐसी भी कंडीशन आ जाए जिसको हम बोलते हैं ये XL इज इक्वल टू XC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। इसका एक स्पेशल नाम है रेजोनेंस इन एसी सर्किट, रेजोनेंस इन सीरीज एसी सर्किट। तो जो थर्ड केस है, तो ये केस यही है, जिसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की हम ये कोशिश करते हैं, कि ताकि हमारे जो बेसिक जो पढ़ाया गया है वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूंगा। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसमें आपको सारी चीजें जो जो आपने पढ़ा है सब कुछ उसमें फाइंड आउट करना है। तो ये बात देखिएगा कि फेजर डायग्राम ड्रा करने के लिए मैं बार बार आपसे रिपीट करना चाहूंगा, इसको मैं कुछ बताना भूल गया था कि फेजर डायग्राम का ड्रा करने के लिए वोल्टेज और करंट का मैक्सिमम वैल्यू यानी उसका पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू दोनों वैल्यू लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मत लीजिएगा। फेजर डायग्राम नहीं ड्रा उससे होता है, तो याद रखिएगा, मैंने लिखा भी था उसको नोट किए रहिएगा। तो उसी को हम अपने माइंड में रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको हम जो कुछ पढ़ाया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, इसको देखिए, अगर चाहे तो एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। इंपेडेंस ट्रायंगल एक्चुअली क्या होता है, इंपेडेंस ट्रायंगल जो होता है ये फेजर डायग्राम का ही अलग से रूप है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड, एक दूसरी मेथड भी थी। जैसा एक इसमें था कि जिसमें जब करंट फ्लो हो रही है इसमें होगा L di/dt, जैसे ये है माइनस, और ये हो जाएगा Q/C हो जाएगा, और ये R/I हो जाएगा। तो जो ये V था इसमें, ये था L di/dt प्लस Q/C एंड प्लस R/I था। इसको इससे जो सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड कहलाती है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बायो के स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ फेजर डायग्राम मेथड वाली पढ़िए। इसको अगर टाइम रहेगा तो इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल सब कुछ जो कुछ इससे निकल के आया है, यानी इसमें करंट, जैसे आपको हमारा मेन पर्पज है कि वोल्टेज अप्लाई क्या सर्किट तो करंट कितना होगी। तो देखा आपने करंट हमारी आ गई है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी +-5, और आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन √z की वैल्यू ये होती है। तो ठीक है, इसको थोड़ा किताब में पढ़ लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से कोशिश करते हैं समझने की कि कैसे क्या हुआ था। ये तीसरा केस जो है XL इज इक्वल टू XC थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, क्योंकि रेडियो टीवी की जो ट्यूनिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन सर्किट में इसका जो है ये यूज होता है। तो इसको हम जो है बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा एक कंप्लीट 1 आध घंटा चाहिए इसको समझाने के लिए न्यूमेरिकल के साथ, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो चलिए ठीक है, एक सर्किट हमारे पास है। देखिए सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से है, वही सर्किट जो बनाया गया था L C और ये R है।
ये है एल की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 2 हेनरी, 2 हेनरी। और सी जो है इसकी वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। और आर की जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी है 500 ओम दिया हुआ है। और जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 300 साइन 500 इंटू टी है, ये वोल्ट है, इसको ये वोल्ट में है। तो अब हमको इसमें जो पता करना है, ये हमें पहला जो केस पता जो करना फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें पता करना है एक्स एल कितना है, एक्स सी कितना है और ये जेड कितना है। इंपीडेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ये पता करना है। और सेकेंड इज द फेज डिफरेंस। सेकेंड जो है, चलिए सेकेंड जो है ये, सेकेंड जो है फेज फाई यानी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज है, बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पता करना है। एंड थर्ड जो है ये है इक्वेशन फॉर IT। IT के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, क्या समीकरण बनेगा, यानी कहने मतलब है करंट यानी रिजल्टिंग करंट पता करनी है, रिजल्टिंग करंट पता करनी है। और जो चौथा चीज, जो चौथा है ये, चलिए थर्ड को हम इस तरह से लिखते हैं थर्ड। और ये जो फोर्थ पार्ट था RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज appearing across the सर्किट एलिमेंट्स, यानी वी एल में, सी में और आर में कितनी वोल्टेज, यानी इसका मतलब हम ये पता करना है कि वी एल कितना है, इसकी आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस रहेगी आरएमएस। और इसी तरह से वी सी आर एम एस और ये वी आर आर एम एस पता करना है। और जो चौथा पार्ट है ये जो है इसकी वैल्यू भी पता करनी है। जो फिफ्थ पार्ट है ये है हमारा वी आर टी, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द, एंड वी सी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये पता करनी है। एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट जो पता करना है ये है पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर, ये हमें इतनी सारी चीजें पता, जो आपने पढ़ा था ये सब कुछ पता करना है। चलिए ठीक है, हमें देखिए एल भी दिया हुआ है, देखिए एल जो दिया हुआ है 2 हेनरी है, सी जो दिया है 4 माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड है, और आर जो हमारा है 500 ओम है। ठीक है। और अच्छा, हमें पहला पार्ट है एक्स एल पता करना है, एक्स सी पता करना है और जेड पता करना है। देखिए एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा इंटू एल होती है। देखिए इस सर्किट से, देखिए इस सर्किट से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जैसे होता है V इक्वल टू, जैसे ये होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो टी है यहाँ पे ओमेगा की जगह 500 है, इससे पता चल रहा है हमारा कि ओमेगा इज इक्वल टू 500 रेडियन पर सेकेंड, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू 500 है और
एल की जो वैल्यू है ये है 2 हेनरी है। एल की वैल्यू कितनी है? ये 2 हेनरी है। तो ये हो गया 1000 ओम आ गया। सीरीज वैल्यू सीधे से निकल गई। पहला पार्ट यानी ये एल हो गया, एक्सएल हमारा हो गया। एक्सएल की वैल्यू है 1000 ओम है ये। सिमिलरली एक्ससी, एक्ससी जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता होगा। इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा इंटू सी। वैल्यू पुट कीजिए 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 500 है। और सी की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरड यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 10⁻6 ऊपर कर लीजिए और ये जो है 4 5 ये 2000 500 इंटू 10⁻4 माइक्रोफैरड। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड ये हो गया है 2000। यानी इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। 10⁻3 खट गया तो ये हो जाएगी यानी 1000/2 यानी 500 ओम आएगा। यानी एक्स सी जो हमारा आया है, एक्स सी इज 500 ओम आया है। हमारे आप ना बात को कैसे निकल हुआ है? एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा। सी ओमेगा की वैल्यू में इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टडी करने पर आया है। इससे प्रकार ओमेगा इक्वल टू 500 तो सीधे वैल्यू रख दीजिए। अगर एफ दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf करना पड़ेगा। ये करना हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज कर देता है। अच्छा, आर हमको दिया ही है, आर इज इक्वल टू 500 ओम, ये हमको दिया है। अब हम क्या पता कर लेंगे? जेड कर लेंगे बता इंपीडेंस। इसलिए इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू हाउ मच? जेड इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए XL हमारा कितना है? 1000 और XC कितना हमारा है? 500 ओम। तो ये जो दिया हुआ है XL इज मोर देन XC, यानी जो सर्किट हमारा है, सर्किट इज इंडक्टिव यानी L डोमिनेट कर रहा है C पर। L जो है पूरे सर्किट में डोमिनेट कर रहा है। L डोमिनेटिंग ऑन द सर्किट यानी L डोमिनेटिंग इन द सर्किट डोमिनेट कर रहा है L। ठीक है, इसका यूज अभी आएगा कि इसका क्या मतलब हुआ है। तो अब निकालिए, Z निकालिए। जब Z निकालेंगे तो इसको जो वैल्यू हो जाएगा, यानी ये हमारा है Z, ये 500 है, वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 1000, XL 1000 है, XC 500 है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर अपान दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 500 का डिफरेंस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा ये आएगा 500√2 यानी Z इज इक्वल टू 500√2 ओम। ये ओम में आएगी, ये किस में आएगी? ये ओम में आएगी। बस हो गया आपका, ये आपका हो गया है। अच्छा, अब जो हमारा tan फेज एंगल निकालना है, फेज एंगल के लिए आपको फार्मूला पता है। ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट अब तक जो निकाला आपने ये फर्स्ट था। ये सेकंड पार्ट है फेज एंगल, यानी आपने पढ़ा है कि tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। बस सीधा सा फार्मूला है XL माइनस XC। ये भी इंपेडेंस डायग्राम से आया था, इसको मैंने बताया था कि tan फाई कैसे आ रहा है या cos फाई कैसे आएगा। ये तो देखिए XL XC निकालिए। XL और XC का जो डिफरेंस है ये है 1000 माइनस 500 अपान R 500 है, तो ये है 500 अपान 500 इज इक्वल टू 1। यानी tan फाई इज इक्वल टू हमारा कितना आया है? tan फाई आया है 1। जब tan फाई 1 होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई हमारा है, फाई जो है हमारा है
ये 45 डिग्री के बराबर, क्योंकि tan 45 एक होता है। tan 45 कितना होता है? ये एक होता है। तो ठीक है, इस तरह से आपका फेज एंगल भी निकल गया। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? इक्वेशन फॉर आईटी। इक्वेशन फॉर आईटी निकालना, यानी करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कहने मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो चलिए ठीक है, इसको अभी यहीं रहने दीजिए। इसको हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारी जो है एक्स जो आई है 1000 ओम आई है, एक्स सी जो आई है ये 500 है, 500 ओम है, और R इज इक्वल टू 500 ओम है, और जो Z है यहाँ पर 500 इंटू अंडर रूट 2 है। ठीक है, इसको रहे, इसका यूज पड़ेगा। अब इसको चूंकि स्पेस नहीं तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप चाहिए तो उसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं इक्वेशन फॉर द आईटी। तो आपने देखा जो V था, V 300 साइन 500 t है। तो अब हमें पता करना है IT का इक्वेशन, या I इज इक्वल टू कितना होगा। ये इसको निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? I0 निकालना पड़ेगा, I0 निकालना पड़ेगा। और I0 की जो वैल्यू होती है ये होती है V0 अपॉन Z। V0 कितना है? 300 है, V0 इज 300, और Z इज इक्वल टू 500 रूट 2 है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई कर 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 3/5 रूट 2। इसको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 10, यानी इक्वल टू 0.3 अंडर रूट 2 एम्पियर। यानी I0 की जो वैल्यू आई है, I0 की जो वैल्यू आई है ये 0.3 अंडर रूट 2 एम्पियर, ये है एम्पियर में है। इसको एम्पियर में लिखिएगा, एम्पियर, एम्पियर यानी शॉर्ट में ए में लिखते हैं। अच्छा, अब यहीं पे IRMS भी निकाल ली, ये पता चल गया आपको, ठीक पता चलिए। अब IT जो होता है, और आपको देखिए cos फाई भी पता है, फाइव इक्वल टू